हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके सीटेट के अब तक हमने जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं उन सभी को देख सकते हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई हैं, और इन सब की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये एनसीईआरटी है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, क्योंकि आपकी सीटेट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए, 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, और मैंने भी इन तीनों एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए। तो पहले आप चैप्टर की थ्योरी भी देखें, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखें, तो आपको सीटेट के पेपर को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखो, 63 से पहले हमारे दो क्वेश्चन और रह गए हैं, 61 वाला भी रह गया है। ठीक है, हमने यहाँ तक 60 तक कंप्लीट किए थे ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब है कि हमने जो धारणाएं बना रखी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो धारणा चली आ रही है कि जो लड़कियां हैं वो ये काम करेंगी और लड़के हैं जो ये काम करेंगे। ठीक है, जो लड़की और लड़कों के जो काम बांट रखे हैं वो क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा आ रहा है कि लड़कियां घर का खाना बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के बाहर काम करने जाते हैं। इस तरह की चीजें बना रखी है। तो जैसे लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक होता है ना, मेकअप करने का शौक होता है, वहीं लड़कों को फुटबॉल खेलने का शौक होता है, या दूसरे जो भाग दौड़ वाले गेम होते हैं, कुश्ती का शौक होता है। इस तरह की चीजें, ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। जबकि अगर आज हम भारत में देखें तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ बराबरी पर हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना। ठीक है, तो ये वाला ऐसा करते हैं कि जिससे अनुशासन बना रहे। तो लड़कियों को अलग पंक्तियों में बैठाते हैं, लड़कों को अलग पंक्तियों में बैठाते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था थी पहले, और आज भी प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा हो गई ना, कि केवल लड़के ही फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी। ठीक है, वहीं इसमें क्या है, अलग अलग बैठाया जा रहा है। ये धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को लड़कों से अलग बैठाना चाहिए। ठीक है, तीसरा है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहना। तो ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि जब भी बोर्ड सजाना है, रंगोली बनानी है, ये सारी चीजें होती हैं, तो लड़कियों को ही ये काम दिया जाता है, लड़कों को नहीं दिया जाता। क्योंकि ऐसी धारणा बना रखी है कि लड़कियों को ये चीजें ज्यादा अच्छे से आती हैं, लड़कों को नहीं आती हैं। ठीक है, ऑप्शन है 4। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों ही सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि लड़के अपना दबदबा बना रहे हैं। जो डिस्कशन चल रहा है क्लास में, किसी भी चीज के ऊपर चर्चा चल रही है, जो टीचर और बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो लड़के अपना दबदबा बना रहे हैं, लेकिन लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लड़कियां आप भी बोलो। ठीक है, आपको जो भी इस टॉपिक से संबंध में जो भी चीज समझ में आ रही है, आप उसके बारे में प्लीज बोलिए। ठीक है, आप भी इसकी भागीदार बनिए, ये जो चर्चा चल रही है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि ये वाली एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है, बाकी पहला भी है और दूसरा भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या चीज आवश्यक होगी जिससे जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है वो इंटरेस्टिंग बन जाए या प्रभावी बन जाए। ए है, अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी है, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, चाहे वे कितने भी पुराने हों। ठीक है, मतलब जो जो साहित्य है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड,
ठीक है, उनके स्रोतों की समालोचनात्मक विश्लेषण करना, यानी कि उसके गुण दोष के बारे में, सबके बारे में बच्चों को बताना, उससे संबंधित स्रोतों को बच्चों को बताना, चाहे वो कितने भी पुराने हो। ठीक है, तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट होगा कि किस तरह से चीजें हुई। जैसे अगर आप इतिहास के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से आपकी 6 क्लास में शुरू होती है हिस्ट्री, और पूरा पाषाण काल से शुरू होती है। तो ये इतने पुरानी चीजें स्रोत क्यों बताए जा रहे हैं, ताकि बच्चे क्या है, इंटरेस्ट लिए कि अरे मानव की उत्पत्ति ऐसी हुई थी, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। तो ये जो चीजें हैं बच्चों को अधिक प्रभावी रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सी है सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। डी है स्रोत के ट्राइएंगुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, बी और डी दोनों सही है। बी वाला भी सही है आपका, ठीक है, और आपका डी वाला भी सही है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी इन दोनों विधियों से क्या होगा, हमारी जो शिक्षण है किसका, सामाजिक विज्ञान का, वो और ज्यादा प्रभावी बनेगा। ठीक है, समालोचनात्मक विश्लेषण करके भी और त्रिकोणीयन की प्रमुखता देने से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय के प्रति, एक मिनट कट गया ये, सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। नेक्स्ट है आपका, देखो ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इस पर हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से चीजें हुई हैं, सॉरी पास्ट में किस तरह से चीजें हुई हैं। ठीक है, भूतकाल में किस तरह से चीजें हुई हैं, उनके ऊपर हमें विचार विमर्श करना चाहिए। देखो हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब जैसे तर्क दिया जाता है कि घूंघट व्यवस्था या पर्दा व्यवस्था पहले नहीं थी हमारे भारत में। क्यों नहीं थी, कि जब से ये मुगल आए, जब से हमारे भारत में पर्दा व्यवस्था शुरू हुई है ना, पहले नहीं थी। तो इन चीजों पर विचार विमर्श करके हम क्या कर सकते हैं, कहानियों के द्वारा या इन चीजों के द्वारा समाज में न्याय व्यवस्था ला सकते हैं, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों की तरह हर चीज में भागीदार बन सके। ठीक है, तो जन आंदोलन का सहारा ले सकते हैं, या फिर हम पक्ष समर्थन की कहानियों के भी कुछ अंशों को इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए अगर महाभारत या रामायण की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि महिलाएं पर्दे में रहती थी, पर्दे में नहीं रहती थी। तो ये तो एक उदाहरण मैंने बता दिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सामाजिक न्याय के लिए बहुत सही साबित होंगे, जो हम पास्ट से उनको उठाएं तो। ऑप्शन है बी, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। सी है आपका सामाजिक न्याय पर आधारित सवैधानिक है। ठीक है, ये क्या है, सवैधानिक है, सवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। और डी है आपका कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देके। तो हम दंड देने के लिए स्कूल में नहीं जा रहे हैं, बच्चों में कमियां निकालने के लिए स्कूल में नहीं जा रहे हैं, हम किस लिए जा रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, अगर बच्चों को आता होता तो बच्चे स्कूल में थोड़ी ना होते। तो इसका ए, बी और सी गलत है, और सॉरी सही है, ए, बी और सी इसका सही है, जबकि डी इसका गलत है। डी क्यों गलत है, डी सीधी सीधी बात है, आप बच्चों को मारने पीटने थोड़ी जा रहे हो, आप बच्चों को सिखाने जा रहे हो। ठीक है, जिस भी गति से, जिस भी तरीके से वो बच्चा सीख सके उसको आपको सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 64, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि क्या प्रयास करेगा, वो हमें देखना है, इतिहास के संदर्भ में देखना है। ए है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। इतिहास किससे लिखा जाता है, इतिहास स्रोतों से ही लिखा जाता है।
ठीक है, बी है आपका इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजो। देखो कुछ अटपटे से इसमें ऑप्शन होते हैं, मुझे पढ़ने में भी अटपटे लगते हैं तो आपको सुनने में भी अटपटे लगते होंगे। ये इसलिए होता है कि जो सीटेट का पेपर है वो इंग्लिश में बनाया जाता है, फिर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो वो उसका जो रिदम है, पढ़ने की जो रिदम है या बोलने की जो रिदम है वो नहीं आ पाती है। ठीक है, सेंस वही आएगा ट्रांसलेशन में, लेकिन बोलने का जो तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज का सबका अलग अलग होता है, तो ये कंप्यूटर से ट्रांसलेट करके बनाए हुए होता है हिंदी वाला पेपर। ठीक है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश के पेपर में सीटेट के में, तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन देखो, इंग्लिश वाला ऑप्शन जो दे रखा होगा वो सही मानेगा सीटेट। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो इंग्लिश में बनाया जाता है पहले, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखो कितना अजीब सा ऑप्शन होते हैं इसमें। सी है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। और डी है आपका इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। देखो ये तो एक बिल्कुल सही और सटीक तरीका है कि घटनाओं को उनके काल के अनुसार याद किया जाए या समझा जाए। ठीक है, और सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में उनको के नजरिए से उनको देखा जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सी वाला नहीं है, सी वाला ऑप्शन इसका नहीं है, बाकी ये तीनों है। देखो सी वाला क्यों नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो। ठीक है, विभेदों से संलग्न हो, व्याख्यान किससे विभेदों से संलग्न हो, तो इससे इसका क्या मतलब हुआ, तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। तो ये पूरा की पूरा ऑप्शन ही गलत है। विभेदों को अगर हम व्याख्यानों में सम्मिलित करेंगे तो बच्चे उससे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, जिसमें नहीं है वही वाला होगा, ए बी और डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? पहला है आजादी, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन, चौथा है न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा जीवन। और ये आर्टिकल आपके 21 में दिया गया है कि सभी भारतीयों को ये अधिकार है कि उनको स्वच्छ हवा पानी मिलना चाहिए, और अगर कोई ऐसा स्थान है जहां पर भूखमरी फैल रही है तो ये भी सरकार की ड्यूटी है कि सरकार उनको खाना मुहैया कराए। ठीक है, ये सरकार का कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को हर परिस्थिति में पूरी सुविधा दी जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, और इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए हमारे कोरोना में फ्री में राशन बटा था। ठीक है, मेन कारण यही था कि किसी भी कारण से जो जीवन है उसको बचाया जाए। ठीक है, उसको सुरक्षित रखा जाए, ये हमारे संविधान में ऐसा लिखा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो इस दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। और ये आया है आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी 8th क्लास की है। चैप्टर नंबर है आपका शायद दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर होगा। और ये जो 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसमें ये आर्टिकल 21 के बारे में कई जगह चर्चा की गई है। 4th चैप्टर में भी चर्चा की गई है और लास्ट चैप्टर में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जन सुविधाओं वाला जो चैप्टर है वो लास्ट वाला चैप्टर है शायद, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? देखो ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है भीमराव अंबेडकर और चौथा है MK गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है विविधता में एकता।
एक कोटेशन और दे रखी है जो राजेंद्र प्रसाद की है, तो उसके लिए आपको बुक खोलनी पड़ेगी। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्लेलिस्ट खोल लेना फिर पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 1 ये लास्ट वाला पैरे में दे रखा है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पैरा में दे रखा है, विविधता में एकता के ऊपर चर्चा की गई है। तो वहीं पे एक कोटेशन राजेंद्र प्रसाद जी की भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 67, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? पहला है 0, दूसरा है 4, तीसरा है 1, चौथा है 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा 2। और ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही आया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में तो 2 होते हैं, ठीक है, जबकि राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, और दोनों का ही मनोनयन कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। और मनोनयन का मतलब ही ये होता है कि वो चुनाव द्वारा नहीं जाते हैं। ठीक है, उनको जनता नहीं चुनती है, उनको कौन चुनता है? सीधे राष्ट्रपति जी चुनते हैं। और उनको जो भी लगता है कि ये योग्य व्यक्ति है, ये सांसद बनने की योग्यता रखता है, उनको वो मनोनीत कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 68, वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। देखो ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, शायद दूसरा चैप्टर है, दूसरा या तीसरा चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही आया है। ठीक है, बाहर से नहीं आया है कहीं से। और नेपाल के बारे में बहुत विस्तार से दे रखा है उस चैप्टर में। नेपाल का पूरी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से आप कह सकते हैं वो दे रखा है। पहला है, देखो 2006 की बात हो रही है, 2006 में सरकार का रूप राजतंत्र में बदलकर हो गया था। क्या हो गया था? अल्पतंत्र हो गया था, एक तंत्र हो गया था, तानाशाही हो गया था, या लोकतंत्र हो गया था। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, ये लोकतंत्र हो गया था। और 2006 में लोकतंत्र हो गया था और 2008 में लोकतंत्र पूरी तरह से स्थापित हो गया था, राजा ने अपनी सत्ता छोड़ दी थी। ठीक है, और जबकि 2015 तक, 2008 से 2015 तक नेपाल को अपना संविधान बनाने में टाइम लगा। ठीक है, लगभग 7 साल नेपाल को लग गए अपना संविधान बनाने में। और 2015 में नेपाल में संविधान लागू हो गया। आज वहां लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है, पहले वहां एक बार और लोकतंत्र लागू हो चुका था, पहले 1992 में हुआ था। ठीक है, 92-93 के आसपास वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिससे दोबारा से लोकतंत्र को हटाकर राजा ने क्या किया, धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली और वहां पर राजतंत्र स्थापित कर दिया। लेकिन जब वहां के लोगों को लगा कि भाई राजा ने हमारी तो जो कुर्बानी थी, ठीक है, जो हमने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुर्बानियां दी, लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन करे, वो सब व्यर्थ हो गए, है ना। तो उन्होंने 2006 में फिर दोबारा से आंदोलन करा राजा की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। फिर दोबारा से राजा ने चाल चली कि भाई सारे अधिकार मैं आपको दे दूंगा और कुछ अधिकार आप मेरे पास रहने दीजिए, मतलब मुझे राजा बना रहने दीजिए, बाकी सारे जितने पद हैं उन पर आप जनता के हिसाब से चुनाव होगा और जनता निर्णय लेगी। लेकिन इस बार जनता ने पूरी तरह से मना कर दिया और 2008 में जो राजा था उसकी सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जनता ने और 2008 में वहां पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया और 2015 से वहां पर संविधान लागू है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? पहला है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर चर्चा करना, दूसरा है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना, तीसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य से ज्यादा खर्चा करना, बजट से ज्यादा खर्च किया जा सके, और चौथा है सैन्य बल ना रखना ताकि जन सुविधाओं पर ज्यादा खर्च किया जा सके। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th। और देखो
ये एक अफ्रीका का देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका में क्या नीति अपनाई गई? कोस्टा रिका एक देश का नाम है और कोस्टा रिका में क्या नीति अपनाई गई कि उन्होंने अपना सैन्य बल नहीं रखा है, यानी कि उनके पास आर्मी बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है। उन्होंने क्या किया है, जितना पैसा वो आर्मी पर खर्च करने वाले थे उन्होंने वो सारा पैसा अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्चा कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि वहां के जन स्वास्थ्य को जब अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं तो वहां के लोग ज्यादातर स्वस्थ हैं। ठीक है, और लोगों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है इस उपागम के द्वारा। लेकिन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई ये उपागम तो बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाए। लेकिन एक चीज और आप देखिए कि जितना जरूरी हमारा स्वास्थ्य है उतना ही जरूरी हमारा सुरक्षित रहना है। ठीक है, अगर हमारी भारतीय सेना बॉर्डर पर ना खड़ी हो तो क्या होगा? तो इतने ज्यादा आतंकवादी आ जाएंगे हमारे देश में कि 10-15 दिन में ही पूरे देश पर आतंकवादी अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अत्याचार करने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो नीति है, ये वाला जो उपागम है वो हर देश नहीं कर सकता है। इसने भी क्या किया है, पड़ोसी देशों से या कुछ देशों से एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर इनके देश पर किसी तरह का कोई भी आक्रमण करेगा तो उसकी रक्षा वो लोग करेंगे। ठीक है, और इसने क्या किया है, जो सेना पे पैसा खर्च करना था वो अपनी जन सुविधाओं पे कर दिया है। तो इस तरह की चीजें हर कोई नहीं कर सकता। और ये कोस्टा रिका जो है ये एक देश का नाम है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये भी मैंने कहीं पढ़ी है एनसीईआरटी में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सी एनसीईआरटी में पढ़ी है। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है। कहीं ना कहीं पढ़ा है, मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इसको। ठीक है, और लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। ठीक है, ये कब आया था नियम? ये आया था 1997 में। ठीक है, और उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। पहला है सड़कों पर, दूसरा है गाड़ियों में, तीसरा है कार्यस्थल पर, चौथा है वैवाहिक संबंध में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। ये इस तरह का नियम है कि जो महिलाएं किसी भी दफ्तर में काम करेंगे, वो चाहे नर्स हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में है, आर्मी में, कहीं भी है, महिलाएं जहां जॉब कर रही हैं वहां उनके साथ अगर उनके सीनियर किसी तरह की बदतमीजी करते हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उनके साथ शोषण करते हैं। ठीक है, लिखा है ना यौन शोषण, तो आप लोग समझते ही होंगे यौन शोषण का क्या मतलब होता है। तो इस तरह से कोई भी शोषण करता है तो उसके खिलाफ वो मुकदमा दायर कर सकती है। तो जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने विशाखा निर्देश की रचना की महिलाओं के लिए, जो महिला कार्य करती हैं कार्यस्थल पर, है ना, यानी कि विभागों में जितने भी डिपार्टमेंटों में महिला काम करती हैं उनसे संबंधित है ये नियम। अगर उनके सीनियर उनके साथ किसी तरह का भी यौन उत्पीड़न करते हैं तो उनके खिलाफ वो मुकदमा दायर कर सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? देखो, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि राज्यपाल वो व्यक्ति होता है राज्य में जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राज्य में क्या चल रहा है वो सब केंद्र को सूचित करता है राज्यपाल, और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी पैसा आ रहा है वो सभी राज्य तक पहुंचाता है। ठीक है, एक तरह से राज्य और केंद्र के बीच में मध्यस्थता का काम करता है राज्यपाल। आप ये भी कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? पहला है जनरल अटर्नी, ये भी गलत है क्योंकि जनरल अटर्नी नहीं करता है। दूसरा है विधानसभा के सदस्य, ये भी गलत है। तीसरा है सांसद, ये भी गलत है। और चौथा है केंद्र सरकार। देखो, केंद्र सरकार
का मतलब हो गया राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र सरकार में ही आते हैं ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब किस में आते हैं, केंद्र सरकार में आते हैं। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति भी किस में आता है, केंद्र सरकार में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। देखो ये आया है आपके मैं बता देती हूँ कौन सी एनसीईआरटी से आया है, ये आया है 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 से आया है, और गांव का प्रशासन इस चैप्टर का नाम है। और बहुत विस्तार से मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बोर्ड पे भी समझाया है इसको, जबकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना और हिस्ट्री बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि आप कितना ही लिखोगे, ठीक है, लेकिन मैंने कराया है ये। पहला है लेखपाल, दूसरा है पटवारी, तीसरा है नगर निगम वार्ड काउंसलर, चौथा है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, ठीक है। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें वो हमें देखना है। तो आपका हो जाएगा तीसरा नगर निगम वार्ड काउंसलर, ठीक है, ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है। और इन तीनों को स्लैश करके एनसीईआरटी में लिखा बताया गया है कि लेखपाल या पटवारी या भूमि रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, मतलब इन तीनों का मतलब एक ही है, एनसीईआरटी में ऐसा दिखाया गया है। क्वेश्चन है 73, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वसूल निर्देश क्या है। पहला है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, ठीक है, डी के वसूल निर्देश क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। तीसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए दिए गए निर्देश। चौथा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए दिए गए निर्देश। तो आपका 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े हुए निर्देश। और ये आपका आता है आर्टिकल 22 में, ठीक है। आर्टिकल 22 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो किससे संबंधित होता है, गिरफ्तारी से संबंधित होता है, कि आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आप दिखाएंगे कि आपके पास उसके वारंट है या नहीं है, और अगर जब आप पुलिस हिरासत में जितने भी समय वो व्यक्ति रहेगा, मतलब अधिकतम वो 24 घंटे ही पुलिस अपने पास रख सकती है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। बहुत सारे नियम है जिनकी सूची है जिसको पुलिस को पालन करना पड़ता है, और ये निर्देश किसके तहत है, ये डी के वसूल निर्देश इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। देखो ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से आया है। ये लास्ट वाला चैप्टर है कि जो वन अधिकार कानून है 2006 जो है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर से ही आया है। चैप्टर का नाम है आपका हाशियाकरण से निपटना, ठीक है, उससे आया है, हाशियाकरण से निपटने से आया है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। पहला है अति पिछड़ी जातियां, दूसरा है अनुसूचित जातियां, तीसरा है अनुसूचित जातियां और ये है जनजातियां, और चौथा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो इसका जो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, अनुसूचित जनजातियां, यानी कि एसटी से संबंधित है ये नियम। और इस नियम के तहत ये बताया गया है कि कुछ जो जंगल हैं और जंगल की जो कुछ चीजें हैं उन पर एसटी का अधिकार है, ठीक है, जनजातियों का अधिकार है, और वो फ्री में उन जंगलों में अपने मवेशियों को चरा सकते हैं या जंगलों से कुछ सामान ले सकते हैं, ठीक है, कुछ अधिकार उनको दिए गए हैं 2006 के अकॉर्डिंग। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर जाकर एनसीईआरटी की थ्योरी या उसके क्वेश्चन आंसर देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको टाइम नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर की थ्योरी देख सकें तो आप
केवल उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थ्योरी के लिए टाइम नहीं है तो क्वेश्चन आंसर वाली पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो भी आपके बहुत हद तक ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएंगे। तो कमेंट करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, प्लीज कमेंट कर दिया करो। आपको मेरी वीडियो देखकर जैसी भी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है या कुछ खराब लगता है, प्लीज कमेंट किया करो। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।